गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया, एकदम मस्त। ठीक है, तो चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया हमने यूनिट सेकंड के लिए। तो सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं सेकंड यूनिट के सेकंड चैप्टर में। ठीक है, उसमें क्या है, सबसे पहले हम लॉज पढ़ेंगे कुछ। उन लॉज के बेस पर अप्लायंसेस पढ़ने, एक्सपेरिमेंट जो लैब में हमें करेंगे ना, वो भी इसमें कई है। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया थ्योरी के पर्पज़ से भी, और अगर हम प्रैक्टिकल करने के लिए जाएंगे लैब में तो उसमें भी यूज़ आने वाला है सब कुछ। क्लियर? तो अब देखते हैं क्या क्या पढ़ना है इसमें। सबसे पहले हम इसमें टू लॉज पढ़ेंगे। एक है व्हीटस्टोन ब्रिज और दूसरा में पढ़ना है किरचॉफ लॉज। इन दोनों के प्रिंसिपल्स पढ़ने, उसके बेस पर इनके जो भी एप्लीकेशंस हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो चैप्टर छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बहुत ढंग से समझेंगे इसे, जिससे हम इनके क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकें, आराम से कर सकें। क्लियर? तो चलते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं किरचॉफ्स लॉ। तो टू लॉज हैं, देखो। किरचॉफ्स लॉज पढ़ने में फर्स्ट लॉ जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ करंट। दूसरा नेम है इसका क्या? लॉ ऑफ करंट। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ करंट भी बोल देते हैं। क्या है? एकदम सिंपल सा लॉ है, बहुत सिंपल। कोई भी जंक्शन है, जंक्शन बोल रहे जिस पर के कई करंट मिलेंगे आके। तो इस पर सपोज एक करंट ये आया, R1 रेजिस्टेंस से होता हुआ आया I1। दूसरा करंट ये है, R2 रेजिस्टेंस से आ रहा है I2। ऐसे ही थर्ड करंट है ये जा रहा है, जाए आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, I3। ऐसे ही I4, R4 और ये R5 रेजिस्टेंस और करंट कितना है? I5। ठीक है, तो ये जंक्शन हो गया। ये इस जंक्शन पे करंट जो है वो मिल रहे हैं। कोई एक सर्किट है बड़ा सा, उस बड़े से सर्किट का एक पोर्शन हमने ले लिया, एक पॉइंट है हमारे पास। अब क्या है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एकदम सिंपल सा एक लाइन, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक क्यों? क्योंकि करंट स्केलर है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट द जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। इतना सा है बस, सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो। लॉ कंप्लीट। आई क्या है? करंट। सिग्मा क्या है? सम। जीरो के इक्वल होगा। और जितना भी करंट है, जितने भी करंट है, उन सभी का एल्जेब्रिक सम कितना होगा? जीरो, जो एक जंक्शन पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते थे? लॉ ऑफ करंट। और जंक्शन रूल भी बोल देते हैं इसे हम। क्या बोल देते हैं? जंक्शन रूल, क्योंकि ये एक जंक्शन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट पर जितने भी करंट होंगे उन सब का एल्जेब्रिक सम कितना होगा? जीरो। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। क्लियर हो गया? तो एकदम सिंपल सा लॉ है। किस पर बेस्ड है? करंट है, करंट का मतलब चार्ज, तो एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज पर बेस्ड है। कैसे? देखो समझो। सिग्मा आई मतलब ऐड करना है, पहले ऐड कर देते हैं, बाद में सोचेंगे क्या हुआ। I1, I2, I3, I4 एंड I5 इज जीरो। जीरो हो गया। कैसे? देखो, हमने क्या किया, अभी 5 करंट थे, 5 करंट को जीरो कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कुछ करंट इसके पास आ रहे हैं, कुछ दूर भी जा रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम प्लस माइनस का साइन यूज कर लेते हैं। अब वो आपकी मर्जी है, चाहे आते हुए को प्लस बोलो, चाहे जाते हुए को प्लस, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे I1 अगर हमने प्लस ले लिया तो I1 जंक्शन की तरफ आ रहा है, I2 भी जंक्शन की तरफ आ रहा है, तो ये भी प्लस हो गया। I3 जंक्शन से दूर जा रहा है, तो ये किसका होगा? निगेटिव। I4 भी जंक्शन से दूर जा रहा है, ये भी निगेटिव। I5 भी जंक्शन से दूर जा रहा है, ये भी निगेटिव। आगे बात समझ में? तो अगर मर्जी हो तो ऐसा भी करो भाई, ये दोनों निगेटिव और ये तीनों पॉजिटिव। क्लियर? तो जंक्शन पर जितना भी करंट मिलेगा उस सबका एल्जेब्रिक सम कितना होगा? जीरो। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। सेकेंड लॉ क्या है भाई? सेकेंड लॉ को भी हम और भी कुछ बोलते हैं, जैसे ये बोलते हैं लॉ ऑफ करंट, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ वोल्टेज। क्या बोल देते हैं इसे? लॉ ऑफ वोल्टेज। और बोलते हैं लूप रूल। लूप का मतलब सब लोग जानते ही, लूप का मतलब होता है क्लोज्ड सर्किट। क्या होता है? क्लोज्ड सर्किट।
पहले लॉ समझते हैं, फिर इसका एक एग्जांपल लेके चलेंगे, ठीक है। पहले लॉ क्या है, एकदम सिंपल सा। कोई भी हमारे पास एक लूप है, मतलब क्लोज सर्किट है, उस क्लोज्ड सर्किट में जितना भी सेल लगा होगा उस सब का एल्जेब्रिक सम। किसका एल्जेब्रिक सम? ईएमएफ ऑफ द सेल। जितने भी सेल हैं, 1 2 3 4 जितने भी हों, उन सभी के ईएमएफ ले लो और उस सब का क्या लेंगे हम? एल्जेब्रिक सम। वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड करंट इन द सर्किट का प्रोडक्ट होगा। ये तैयार हो गया हमारा क्या? सेकंड रूल हो गया। सेकंड रूल क्या है? सिग्मा ई। सिग्मा ई क्या है? सिग्मा ई क्या है? सिग्मा क्या है? एल्जेब्रिक सम। ई क्या है? ईएमएफ ऑफ द सेल। किसी भी क्लोज लूप में जितने भी सेल होंगे उन सभी के ईएमएफ का एल्जेब्रिक सम, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस का एल्जेब्रिक सम। द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास सिग्मा ई इज इक्वल टू क्या आ गया? सिग्मा आई आर हो गया। तो नोट्स की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। नोट्स आप हमसे मंगा ही सकते हैं, तो इसलिए मैं इसमें नोट्स नहीं नोट कर रहा हूँ, वो आप अलग से ले लेंगे। तो सिग्मा ई इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा आई आर हो जाएगा। क्लियर है? अब समझते हैं कैसे होगा। जैसे एक कोई भी सर्किट है, उस सर्किट का एक पार्ट ले लिया हमने, R1 रेजिस्टेंस, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1, एक है R2, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2, एक यहाँ पर सेल लगा है E1, एक सेल ये लगा हुआ है E2, एक रेजिस्टेंस यहाँ है R3, करंट है I3 और एक सेल यहाँ लगा देते हैं E3 और ये हो जाता है ये। और ऐसा नहीं कि ये इतना सा, ये इतना सा नहीं हो सकता, ये ऐसा होगा। किसी सर्किट का एक पार्ट है ये, ठीक है। तो एक सर्किट का एक पार्ट है, इस पार्ट में अब इस रूल को हमें अप्लाई करना है, ठीक। अब हाँ, एक और चीज़, ये क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड था। और ये वाला जो लॉ है वोल्टेज, वो यूज होता है। वोल्टेज का मतलब ही समझ रहे होगे किस पर होगा? एनर्जी कंजर्वेशन पर। तो सेकंड रूल जो होता है किरचॉफ का, वो किस पर बेस्ड होगा? एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। क्लियर? तो यहाँ पर फिर से आ जाते हैं सेकंड लॉ के लिए। तो क्या है देखो, इसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले डायरेक्ट लिखते हैं E1 प्लस E2 प्लस E3 इक्वल I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3। अभी तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि जितने भी सेल हैं उन सभी का एल्जेब्रिक सम, EMF E1, EMF E2, EMF E3 प्लस कर दिए। और फिर प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस I1 R1, I2 R2 एंड I3 एंड R3 प्लस हो गए। इसमें भी लेकिन डायरेक्शन का इफेक्ट है। ये बात बहुत ढंग से समझना, जो आप बता रहे हैं वो न्यूमेरिकल्स में बहुत अच्छी तरह से यूज होने वाली है। ये नोट करके लिखते हैं। फर्स्ट, पहली चीज, पहले हम क्या करेंगे, एक कंसीडर करेंगे हम लूप करंट को। ये हमारी मर्जी पे चलेगा लूप करंट। इसे हम क्लॉकवाइज भी कंसीडर कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी। जैसे एक लूप है, इस लूप के अंदर हमने क्या किया, एक लूप करंट ये ले लिया, लूप करंट ये हम कैसा ले लिया अभी हमने? क्लॉकवाइज। अगर चाहो तो इसे उल्टा ले लो, एंटी क्लॉकवाइज, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहला काम है हमारा, हम साइन यूज करना है, साइन चेक करना है। उसके लिए सबसे पहला काम क्या है, जिस लूप में हम किरचॉफ सेकंड लॉ यूज कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हम लूप करंट को कंसीडर करेंगे। कंसीडर हो गया। अब क्या करना है हमें? सेकंड, अब इस लूप करंट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, दो चीजें देखनी है, देखना ढंग से, इस बात को समझ लो। अगर लूप करंट, ये लूप करंट है, लूप करंट की डायरेक्शन ऐसी हो, दो कंडीशंस बना रहे हैं देखो लूप करंट की। एक, लूप करंट माइनस से निकलता हुआ दिख रहा है, यहां पर लूप करंट प्लस से निकलता हुआ दिख रहा है। जो हमने कंसीडर किया है उसकी बात हो रही, ध्यान रखना इस बात को। सर्किट में कौन सा करंट है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो हम कंसीडर करेंगे वो लूप करंट है और उसी को सोच के चल रहे हैं। लूप करंट अगर निगेटिव से निकलता हुआ दिखाई दे तो माइनस का ई लिख देंगे उसे हम, और अगर वो प्लस से निकलता हुआ दिखाई दे तो प्लस का ई है। बहुत सिंपल। सबसे पहले लूप करंट कंसीडर कर लिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद क्या करेंगे फिर हम देखेंगे कि अगर लूप करंट की डायरेक्शन प्लस से निकलती हुई दिखाई दे रही, निकलती हुई, समझना इस बात को, एंटर करने वाली बात नहीं हो रही है, ठीक है।
तो निकलती हुई जो दिखाई दे वो साइन यूज़ करेंगे। अब चेक करो इसे, लूप करंट ले लिया, यहाँ से चलते हैं, ये आया करंट ऐसे आया और ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो कहाँ से जाएगा ये, निगेटिव से नीचे आएगा। ये वाला करंट सोचना, ये वाला कहाँ जाएगा, निगेटिव से निकलेगा। तो E1 कैसा हो गया, माइनस। ये E2 दिखाई दे रहा है कैसा है, माइनस, E2 भी माइनस। E3 ये कहाँ जाएगा, यहाँ से करंट ऐसे जाएगा ऊपर ऐसे, तो ये कहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, प्लस से तो E3 प्लस। समझ लो इस बात को, ढंग से समझ लो। लूप करंट सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे, उसके बाद ये देखना है कि लूप करंट अगर प्लस से निकलता हुआ दिखाई दे, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता हुआ दिखाई दे तो प्लस, और अगर सेल के नेगेटिव टर्मिनल से निकलता हुआ दिखाई दे तो माइनस। बस सिंपल, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस आर, करंट फ्लो हो रहा है आई, ये दोनों कंडीशन एक साथ लेके चल रहे हैं, आर और करंट फ्लो हो रहा है आई। अब इसमें क्या है, लूप करंट की डायरेक्शन देखेंगे और सर्किट में जो करंट होगा उसकी, दोनों चीज चलेंगी इसमें। देख लो, लूप करंट और सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, जो रेजिस्टेंस में फ्लो होगा उसकी बात हो रही है। तो रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट और लूप करंट की डायरेक्शन अगर सेम तो प्लस, रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट और लूप करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट तो माइनस का साइन आएगा। चेक, चलो I1 R1 डायरेक्शन देखो, सेम तो कैसा हो गया, प्लस। I2 ये नीचे जा रहा है, ये भी कहाँ आ रहा है, नीचे, ये नीचे जा रहा है, ये भी कहाँ आ रहा है, नीचे नीचे नीचे, प्लस ये कहाँ जा रहा है, ऊपर, इधर से इधर आ रहा है, इधर आ रहा है लूप करंट और ये करंट इधर से जा रहा है, तो ये डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट। अपोजिट के लिए क्या आएगा, माइनस। समझ गए। तो दो, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे न्यूमेरिकल्स होंगे, याद रखना इस बात को, क्योंकि लॉ तो बहुत सिंपल सा है, लॉ में तो कुछ है ही नहीं। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द EMF ऑफ द cells in the loop is equal to the algebraic sum of the product of the current and resistance in the loop। एकदम सिंपल सा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। मेन यही है कि हम प्लस कैसे लेंगे और माइनस कैसे लेंगे, और उसका प्रोसीजर मैंने एकदम सिंपल वे में तो बता दिया है। सबसे पहले लूप करंट ले लो, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है क्लॉकवाइज लेना है कि माइनस एंटी क्लॉकवाइज लेना है। उसके बाद लूप करंट की डायरेक्शन अगर सेल के पॉजिटिव से निकलती दिखाई दे तो प्लस, नेगेटिव से निकलती दिखाई दे तो माइनस। और रेजिस्टेंस के लिए करंट, रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो, और लूप करंट की डायरेक्शन सेम तो प्लस, अपोजिट होगी तो माइनस। क्लियर हो गया। तो ये बातें हमें समझ में आ गई, सेकंड लॉ तैयार हो गया। ठीक है, इसे नोट कर लो, बहुत अच्छा टॉपिक है। हो गया, वेरी गुड। तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे बाद में, पहले चलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के पास। ठीक है, वो भी एक अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को समझते हैं, क्या है वो व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इसका प्रिंसिपल पढ़ना है पहले में। ठीक है, पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होगा। एक पैरेललोग्राम कंसिडर कर लो, उस पैरेललोग्राम की 4 जो आर्म्स हैं उन सभी पर 4 रेजिस्टेंस हैं। आर्म्स पर क्या लगे हुए हैं, 4 रेजिस्टेंस हैं ये हमारे, इनको भी नेम मेंशन कर दिया, P, Q, R एंड S। पैरेललोग्राम को भी बोल देते हैं A, और इसे बोल देते हैं B, और ये C और ये D। तो एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के 4 जो साइड्स हैं उन साइड्स पर क्या लगा हुआ है, 4 रेजिस्टेंस P, Q, R, S। और क्या है इसमें, एक डायगोनल के बीच में, एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये होगा, एक डायगोनल के बीच में एक गैल्वेनोमीटर और एक की लगा रखी है हमने। क्या लगी हुई है, गैल्वेनोमीटर और एक की लगाई हुई है। दूसरा डायगोनल यहाँ से यहाँ तक है, इसके बीच में, अब यहाँ लगाएंगे तो अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए बाहर निकाल लेते हैं, इसके बीच में एक बैटरी या सेल और एक की लगाई हुई है। तो 2 कीज हो गई, इसे K1 बोल देते हैं और इसे बोल देते हैं K2। ये स्ट्रक्चर हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज।
क्या है ये? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होगा? एक पैरेललोग्राम लेंगे, उस पैरेललोग्राम में 4 साइड्स पर 4 रेजिस्टेंस होंगे, एक डायगोनल के बीच में गैलोमीटर और की, और दूसरे डायगोनल में क्या होगा? एक बैटरी और एक की हो। क्लियर? अब इसका प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल भी बहुत सिंपल सा है। इफ आई जी इज 0, जी डिनोट्स गैलोमीटर, ठीक है, आई जी 0 मतलब गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन 0, जब करंट फ्लो नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा उसमें। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि करंट फ्लो ना हो किस में? गैल्वेनोमीटर में, देन P over Q will be equal to R upon S। P upon Q क्या है? The ratio of resistances of adjacent sides। दो लगातार साइड्स लेनी है, एक ही, ठीक है, तो दोनों का रेशियो किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? The ratio of the resistances, the ratio of the resistances of remaining parallel sides। वर्ड सुना, पैरेलल वर्ड यूज किया है, क्यों? जैसे हमने P रेशियो Q लिया तो इसी के पैरेलल चलेंगे R रेशियो S, ठीक है। रिमेनिंग 2 ही साइड्स बची, 2 तो हमने ले ली एडजेसेंट, बची 2, तो 2 में भी हम क्या करेंगे? उसी के पैरेलल लेके चलेंगे। P अपॉन Q इज इक्वल टू R ओवर S। समझ में आ रही है बात? तो P अपॉन Q किसके इक्वल होगा? R अपॉन S के। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर ये रेशियो है P ओवर Q इज इक्वल टू R अपॉन S है तो गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा, ये भी है, ठीक है। और इसे बोलते हैं, ये कंडीशन क्या है? बैलेंस्ड है। जो ब्रिज है वो कैसा है? बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन है ये, और यही प्रिंसिपल है इसका। तो प्रिंसिपल क्लियर हुआ? तो प्रिंसिपल क्या कहता है? इफ द डिफ्लेक्शन इन द गैलोमीटर इज 0, देन the ratio of the two adjacent sides, the ratio of the resistance of the two adjacent sides is equal to the ratio of resistance of parallel remaining sides, parallel remaining sides। तो ये हो गया, if I is 0 then P upon Q is equal to R over S। क्लियर? इसे प्रूफ भी करना है हमें, और प्रूफ हम इसको 2 तरह से कर सकते हैं। एक इस किरचॉफ के बेस पे कर सकते हैं, और दूसरा नॉर्मल वोल्टेज के बेस पे भी कर सकते हैं। तो दोनों प्रूफ देखते हैं, दोनों ही समझते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले किरचॉफ के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। चलो, अभी पढ़ा है हमने किरचॉफ रूल, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। देख, 2 तरह से प्रूफ कर रहे हैं। किरचॉफ यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेकंड लॉ यूज करना है, तो उसके लिए लूप कंसीडर करेंगे। तो इसका प्रूफ करना है, प्रूफ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो, हम एक लूप ले रहे हैं, इन लूप ए बी डी ए। अब समझो फिगर में ए बी डी ए, देखो ए बी डी ए बी डी ए, ये लूप बन गया, दिखाई दे रहा है ना। करंट यहां से ले लो, यहां से करंट फ्लो हुआ आई, यहां पर पहुंचा ए पॉइंट पर, इसके बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, इधर गया I1, सपोज इधर जा रहा है I2। बैलेंस्ड वाली कंडीशन को ही प्रूफ करना है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये I1 करंट यहाँ से आगे चला जाएगा, और यहाँ से ये वाला करंट I2 आगे चला जाएगा, कंबाइंड होके फिर से कितना हो जाएगा? I होके तैयार हो गया, ठीक है। तो करंट हमने अपने हिसाब से कंसिडर कर लिया। लूप ले लेते हैं, कौन सा? ए बी डी ए। सेकेंड लॉ यूज करेंगे। सेकेंड लॉ के लिए क्या है? EMF ऑफ द सेल्स। इस ए बी डी ए में कोई सेल है? नहीं है, ए बी डी ए में कोई सेल नहीं है, तो क्या होगा? 0 इज इक्वल टू, अब रेजिस्टेंस और करंट का मल्टीप्लाई करके चलेंगे। रेजिस्टेंस और करंट I1P और एक है I2R। इसमें करंट ही फ्लो नहीं हो रहा था, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अब ABDA जो लूप लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? इसमें करंट को सोच लो, देख लो, जैसे लिखा है ABDA, ये ऐसे ही हमने ले लिया ये, तो ये डायरेक्शन कैसी हो गई? क्लॉकवाइज हो गई, क्लॉकवाइज। अब लेंगे हम साइन। साइन कैसे लेते हैं? लूप करंट और करंट इन द रेजिस्टेंस की डायरेक्शन अगर सेम है तो प्लस, लूप करंट और अगर करंट इन द रेजिस्टेंस की डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस आएगा। देख लो, ये दोनों डायरेक्शन सेम, तो I1P प्लस
ये डायरेक्शन हो गई अपोजिट, तो I2R कैसा हो गया, नेगेटिव। क्लियर? देन I1P विल बी इक्वल टू I2R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा लूप ले लेते हैं, इन लूप BCDB को भी भाई लूप लेके चल रहे हो तो बना दो, ये BCDB, ये देखो ऐसे BCDB बना दिया, BCDB। अब बताओ क्या करें, EMF इसमें भी जीरो है, इसमें भी कोई सेल नहीं है, जब सेल नहीं है तो उसका EMF कितना हो गया, जीरो। फिर प्रोडक्ट ऑफ करंट I1Q एंड रेजिस्टेंस I2S, करंट I1Q, I1 इंटू Q रेजिस्टेंस, I2 करंट, S रेजिस्टेंस, I2S। पॉजिटिव नेगेटिव देखो, ये डायरेक्शन कहाँ आ रही है, नीचे, ये भी कहाँ आ रहा है, नीचे, दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, सेम, तो प्लस। ये डायरेक्शन कहाँ आ रही है, इधर, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, मतलब माइनस। I1Q विल बी इक्वल टू I2S, इक्वेशन नंबर सेकेंड, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड, I1P अपॉन I1Q, I2R अपॉन I2S, तो बचा क्या, P ओवर Q इज इक्वल टू R अपॉन S। दिस इज द रिजल्ट। हो गया क्लियर? तो देखो ये वाली कंडीशन हमने इसमें लेके चले कि हमने करंट इसमें फ्लो कराया ही नहीं, तो ये सेटिस्फाई हो गई कि IZ जीरो है, इसमें करंट नहीं जा रहा है, करंट यहाँ से पास हुआ और उसके बाद हमने इसे प्रूफ कर दिया। तो किससे किया, किरचॉफ सेकंड लॉ से। समझ में आ गई बात? अब चलते हैं दूसरे वाला प्रोसीजर से। सेकंड प्रूफ क्या हो सकता है इसका, सेकंड प्रूफ क्या हो सकता है, सेकंड प्रूफ देखो, एक बात हमें पता है कि अगर करंट की वैल्यू जीरो हो, इफ करंट इज जीरो देन पोटेंशियल विल बी सेम बिटवीन दोज पॉइंट्स। ये बात पहले ही बता चुकी हूँ, कोई भी 2 पॉइंट्स है यहाँ से यहाँ तक, और अगर इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इसका और इसका पोटेंशियल सेम है। अगर पोटेंशियल होगा, डिफरेंस होगा, तो ओम्स लॉ आएगा V इज प्रोपोर्शनल टू I। भाई डिफरेंस ही नहीं है तो करंट भी नहीं है। ठीक, अब इस बात को यहाँ सोचो, इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जब इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा तो इसका मतलब कि B एंड D पॉइंट के पोटेंशियल्स विल बी सेम। सो VB इज इक्वल टू VD, VB और VD आपस में कैसे होंगे, इक्वल हो गए, होगा इक्वल। अब क्या करें, हम ऐसा करते हैं बोथ साइड्स पे एक ही कंडीशन लगाते हैं, VA माइनस VB, VA माइनस VD। देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, LHS में भी VA माइनस किया है, VD माइनस, RHS में भी VA माइनस किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। A और B पॉइंट्स कहाँ हैं, दिस इज A एंड दिस इज B। A एंड B का पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ से I1P होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B विल बी I1P बाय ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। I1P इज इक्वल टू A एंड D, I2R, फर्स्ट इक्वेशन। अगेन फिर से उठा लो, VB VD के इक्वल है। अब हमने क्या किया, VC को माइनस कर दिया है। देखो ऊपर हमने VA में से माइनस किया था, अब हमने क्या किया, VC को माइनस कर दिया। VB माइनस VC, VB माइनस VC, BC क्या है, I1Q, D माइनस C क्या होगा, I2S, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बस देखो सेम इक्वेशन है, I1P I2R, इधर I1Q I2S, डिवाइड करेंगे रिजल्ट यही आएगा। समझ में आ गया? तो दो प्रोसीजर है प्रूफ करने के, एक बाय किरचॉफ्स लॉ और दूसरा बाय पोटेंशियल बाय ओम्स लॉ। समझ में आ गई बात? तो किरचॉफ लॉ से प्रूफ कर सकते हो व्हीट-स्टोन ब्रिज को, ठीक है। अगर एग्जाम में लिखा हुआ आता है यूजिंग किरचॉफ लॉ तो फिर कंडीशन हो गई, इसी को करना पड़ेगा। और डायरेक्ट आता है प्रूफ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसे भी कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? अब व्हीट-स्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल्स भी थे जो मैंने बीच में छोड़ दिए थे, तो अब रेजिस्टेंस के जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इस व्हीट-स्टोन ब्रिज को भी लेके चलेंगे, उसके भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके, ठीक है।
हाँ, दूसरी बात समझो, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ हम एक्सपेरिमेंट्स में भी करते हैं, प्रैक्टिकल जो हम करेंगे उसमें भी हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसे पहले नोट करो, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। हो गया? हो गया, चलो अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज का एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं पहले, इसी के बेस पे चलते हैं न्यूमेरिकल्स देखें। बैलेंस्ड वाली कंडीशन में ही लेंगे, अनबैलेंस्ड कंडीशन जो है वो बोर्ड के अकॉर्डिंग तो नहीं है। खैर हाँ, कंपटीशन लेवल पे जाएंगे तो वो कंडीशन सेटिस करनी पड़ेगी हमें। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा हर बुक में मिल जाएगा, कोई ऐसी बुक नहीं होगी जिसमें ये ना मिले। अब ये पॉइंट ले लिया हमने ए और ये पॉइंट है हमारा बी, रेजिस्टेंस है सब आर स्मॉल ले लेते हैं, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब इसे हमें वही सॉल्व करना है, ए और बी के बीच में हमें फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को कुछ कह दो x, इस पॉइंट को बोल देते हैं y, सी डी भी बोल सकते हो, मर्जी है आपकी। अब ए से चलते हैं, फ्रॉम ए से हम पहुंचे x तक, ए से जाएंगे अगर हम x तक तो एक रेजिस्टेंस मिलेगा r, और ए से ही एक और रेजिस्टेंस चल रहा है जो y तक जाएगा। ठीक है, मतलब हम दो रेजिस्टेंस लेके चल रहे हैं, एक जाएगा x तक और एक रेजिस्टेंस यहाँ से जाएगा कहाँ तक, y तक। ये भी r, ये भी r, a से x और a से y। x और y के बीच में एक रेजिस्टेंस है r, x और y के बीच में एक रेजिस्टेंस हो गया r। ठीक है, x से एक रेजिस्टेंस गया है b तक और y से भी एक रेजिस्टेंस गया है b तक, x से एक रेजिस्टेंस गया है b तक और y से भी एक रेजिस्टेंस गया है b तक, और ये b और इधर a। अब देख लो, क्लियर दिख रहा है कौन है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसमें ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये रेशियो कैसा हो गया, सेम, आर रेशियो आर रेशियो आर, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। जब ये रेशियो सेम होगा तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। अब यहाँ से आगे लर्न कर लो, अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो उसे हम सर्किट में मानेंगे ही नहीं, हटा दो इसे सर्किट से। और जैसे ही हम इसे सर्किट से अलग करेंगे वैसे ही क्या होगा, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। आ जाने दो, ए पॉइंट एक ऊपर हो गया सीरीज 2R और एक सीरीज नीचे बन गई 2R, और इधर हो गया B, R प्लस आर 2R, R प्लस आर 2R। ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में। पैरेलल में रिजल्ट क्या होगा, ए 2R अपॉन 2R, 2R प्लस 2R, ऐसा ही होगा। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऊपर क्या हो गया 4R स्क्वायर, नीचे 4R, 4 से 4 खत्म, R से 1 खत्म, क्या मिला R। तो इसका रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R होगा। हो गया क्लियर। तो ये इस व्हीटस्टोन ब्रिज का न्यूमेरिकल है। कैपेसिटेंस में भी ऐसे न्यूमेरिकल थे, छोड़ दिए थे हमने, तो वो अब इसी के बेस पर करेंगे अगर इस तरह का कोई न्यूमेरिकल सामने आ जाता है तो। जैसे और भी हो सकता है, देखो फिगर बेस्ड है, फिगर बना के ही सॉल्व कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सी, सभी रेजिस्टेंस फिर से हमने वही ले लिए, कितने R, और ये पॉइंट है O। अब इसमें भी वही A और B के बीच हमें चाहिए, किसके बीच में चाहिए, A और B के बीच में इक्विवेलेंट वैल्यू चाहिए रेजिस्टेंस की। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए भी वही है। एक तो सबसे पहले माइंड सेटअप करो कि A और B के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो सबसे लास्ट में सॉल्व होने वाला है, ये बात पहले ही बता दी थी। ठीक है, वो सबसे बाद में सॉल्व होगा A और B, बाकी ऊपर से सॉल्व करते हैं। अब हम कहीं देखें तो सीरीज कुछ बनी नहीं रही है, यहाँ से यहाँ जाए तो एक कट लग गया है, इन दोनों को पैरेलल सोचे तो इनके बीच में ये आ रहा है, मतलब कुछ सीरीज है नहीं। तो इस फिगर को थोड़ा सा तोड़ते हैं,
ए से चलते हैं। ए से कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं? 3 हैं, तो एक तो ये बना दिया हमने, पहुंच गए हम कहाँ पर? सी पर। दूसरा रेजिस्टेंस ये लगा दिया, कहाँ पर आ गए हम? ओ पर। तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ से ले चलो आर, और कहाँ जाएंगे? लास्ट बी पर जाएंगे, तो बी से कनेक्ट कर दिया। तीनों रेजिस्टेंस हो गए। ए से चलो, ए टू सी, ए टू सी, ए टू ओ, ए टू ओ, रेजिस्टेंस वही आर एंड आर। और ए से बी तक, ए से बी तक सीधे, बी लास्ट में ले लिया है क्योंकि हमें पता है वो लास्ट में आना है। अब सी पर चला, सी से बी, सी से बी, सी से बी, ये आ गए बी तक। सी से बी हो गया, आर रेजिस्टेंस। सी और ओ के बीच में भी एक है, सी और ओ के बीच में भी एक है, ये लो सी और ओ के बीच में आ गया, आर है ये भी। ओ और बी के बीच में भी एक है, ओ और बी के बीच में भी एक है, आर हो गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया पूरा सर्किट तैयार। सर्किट हो गया तैयार। अब तो दिखाई दे रहा है ऐसा ही है, ये पूरा सिस्टम यही है। तो इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर, और आर किस में आएंगे? पैरेलल। तो रिजल्ट क्या आएगा? आर बाई 2 आएगा। रिजल्ट क्या होगा? आर बाई 2। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर न्यूमेरिकल्स है। तो दोनों टॉपिक जो आज पढ़े हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें पढ़ना पड़ेगा एक बार नहीं कई बार, क्योंकि इनके एप्लीकेशंस आएंगे हमारे पास में। और किरचॉफ जो रूल है, किरचॉफ लॉज हैं फर्स्ट एंड सेकंड, उन दोनों को तो न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते ही रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। तो उसे भी पढ़ लेंगे और इसे भी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।